बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंडियन फिजिक्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हमने कूलम लॉ को डिस्कस करना है कि कूलम लॉ जो है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। कूलम लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स अगस्टन डी कूलम, और इसने ये लॉ क्यों प्रेजेंट किया था। अगर हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होंगे और पॉइंट चार्जेस होंगे, चार्जेस स्टैटिक भी हो और पॉइंट चार्जेस हो। अगर आपके पास दो पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस हैं और आप उन दोनों को इस तरह करीब लेके आते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों के दरमियान एक फोर्स डेवलप होगा। उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके लिए हमने कौन सी लॉ को प्रेजेंट किया था, कूलम लॉ को। कूलम लॉ बुनियादी तौर पर हमें दो स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है कि कितना फोर्स होगा और ये फोर्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, और ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और फिर हमें क्या बताता है, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। वो फैक्टर्स जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, ये हमें कौन बताता है, कूलम्स लॉ। कूलम लॉ हमें कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, आप उनको करीब लेके आ रहे हो। देखिए, कूलम लॉ के वक्त फील्ड का कंसेप्ट नहीं था, फील्ड का कंसेप्ट नहीं था। कूलम क्या कहता था कि अगर आप दो चार्जेस को आपस में क्लोज लेके आ रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट के बाद ये तो या दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे या दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ है। एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ, एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ। इसका क्या मतलब है कि ये जो फोर्स है ये एक मखसूस डिस्टेंस के अंदर काम करेगी। अगर आप चार्जेस को क्लोज लेके आ रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप होगा, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी और वो मैग्नीट्यूड किन फैक्टर के साथ इंक्रीज होगा, किन के साथ डिक्रीज होगा, ये हमने किसके जरिए फाइंड करना है, कूलम लॉ के। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस है, स्टैटिक चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस। और एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये फोर्स कहां पे लगेगा। याद रखें, वो लाइन जो इन दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करती है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, वो फोर्स जो है ये उसी लाइन में लगेगी जो इन दोनों के सेंटर्स को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कूलम लॉ के अंदर हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। अब कूलम लॉ की स्टेटमेंट है, अगर ये चार्ज जो है इसको मैं नाम दूं Q1 और इसको मैं नाम दूं Q2, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको मैं R ले लूं। क्या ले लूं, R ले लूं। तो कूलम लॉ हमें कहता है कि इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between two point and static charges is directly
proportional, directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको हमने यहां पे समझना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसका बेसिकली मतलब क्या है। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। दोनों को हम करीब लेके आ रहे थे। एक ऐसा पॉइंट आया कि इन दोनों के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो गई। तो वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 ज़रबे Q2। लेकिन ये कब होगी? इफ R and एप्सिलॉन m is equal to constant। अगर दो चार्जेस के दरमियान आप मीडियम को, एप्सिलॉन m आपके पास क्या है? R आपके पास है डिस्टेंस, ठीक है। एप्सिलॉन m आपके पास क्या है? मीडियम है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। एप्सिलॉन m आपके पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। कि इन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो इन दोनों को कितना रेजिस्ट करती है। अगर उसको मैं क्या ले लूं? कांस्टेंट ले लूं। एप्सिलॉन m को मैं कांस्टेंट ले लूं, R को मैं कांस्टेंट ले लूं, फिर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 ज़रबे Q2। Q1 ज़रबे Q2 का मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज आपके पास 2 कूलम है, दूसरा 2 कूलम है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4। अगर मैं इनको 3 कूलम कर लूं, इनको 3 कूलम कर लूं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 9। 4 कूलम इनका क्या आएगा? 16। जितनी इनकी प्रोडक्ट ज्यादा होगी, फोर्स उतना क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इनके फर्स्ट पार्ट का जो है कॉन्सेप्ट है कि फोर्स दो चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि एक के साथ डायरेक्ट, दोनों के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको 2 कर लेते हो, ये 4, फिर ये 2, ये 8, जितना इनका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके बाद सेकंड आपके पास है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर if Q1, Q2 and एप्सिलॉन m is equal to constant। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो R स्क्वायर जो है उनके मतलब को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अब इनको देख ले। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल R। अगर मैं इस फासले को डबल कर लेता हूं 2R, तो कूलम हमें यह कहता है कि अगर आप इसके फासले को डबल कर लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हो गई है कि फोर्स जो है वो 4 गुना डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। डिस्टेंस को जब आप डबल कर लेते हैं तो फोर्स 4 गुना डिक्रीज होती है। डिस्टेंस को अगर आप ट्रिपल कर लेते हो तो फोर्स 9 गुना डिक्रीज होती है। अगर डिस्टेंस को आप 4 कर ले तो फोर्स 16 टाइम डिक्रीज हो सकती है। तो ये तो सिर्फ उस केस में पॉसिबल है अगर R पर क्या हो? स्क्वायर हो। तो R पर यहाँ पे जो स्क्वायर है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू है कि R जो है वो जिस रेशियो के साथ फोर्स को डिक्रीज करता है उसके लिए R पर स्क्वायर क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे?
कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशंस नहीं, ये प्रोपोर्शनलिटीज हैं। F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और आर स्क्वायर के दरमियान जो रेशियो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं चार्जेस के प्रोडक्ट को ज़रब कर लूं और आर स्क्वायर पे डिवाइड कर लूं, इन दोनों के दरमियान मैं एक रेशियो ले लूं, ये रेशियो जितनी ज्यादा आएगी फोर्स उतना क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, इसके लिए कांस्टेंट लगाएं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। K जो है वो यहां पे एक कांस्टेंट है और इसका सिर्फ एक ही काम है, इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में बैलेंस करना। इस K को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। और ये जो K है इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है और वो है 9 क्रॉस 10 की पावर 9, ठीक है। और यूनिट है न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये तो मैंने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को ना लिखे तो फिर K आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपके पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान या तो बिल्कुल वैक्यूम हो, कोई भी चीज ना हो, या एयर हो, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो कौन होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो मीडियम है, एयर है या जो वैक्यूम है, वो इन चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है उसके ऊपर कितना असर करता है, कितना उसको रिजिस्ट करता है, ये हमें कौन बताता है, एप्सिलॉन नॉट बताता है, ठीक है। अब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम ना हो, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई अदर मीडियम हो, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम यहां पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, मीडियम आपके पास पेपर हो सकता है, मीडियम आपके पास माइका हो सकता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं पहले वैक्यूम के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं मीडियम के लिए लिखना चाहता हूं तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये आपके पास मीडियम के लिए है।